Welcome to your trusted current affairs session at Veranda IAS. मैं हूँ सुप्रिया and I will be taking your current affairs session today. And today we are diving into some of the sharpest headlines of 7th July 2025 that matters the most for the exams. आज का सेशन बहुत ही क्रिस्प होगा, कॉन्टेस्ट बेस्ड होगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स टेक अ क्विक लुक एट टुडेज इंडेक्स. फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया पिच फॉर ग्लोबल साउथ एट ब्रिक्स समिट. इस हेडलाइन के थ्रू हम देखेंगे कैसे इंडिया ने ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर अपने आप को एक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ के रूप में प्रोजेक्ट किया. अब ये डायरेक्टली रेलेवेंट होता है आपके आईआर के थीम से एंड मल्टीलैटरलिज्म से भी. एंड देन कम्स द निकोबार प्रोजेक्ट, जहां पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी डाउन प्लेज अर्थक्वेक रिस्क के बारे में जानेंगे. कैसे ये न्यूज हमें बताती है कि डेवलपमेंट और डिजास्टर वल्नरेबिलिटी के बीच का बैलेंस कितना डेलिकेट होता है. This may be linked to your disaster management GS3 के थीम के साथ. The new battle challenge of China Pakistan collusion. आज के जियोपॉलिटिक्स एनवायरनमेंट में चाइना पाकिस्तान जो बॉनहोमी और इंडिया के स्ट्रेटेजी रिस्पॉन्स को समझना कितना जरूरी है, we'll try and decode that. This would be linked to GS पेपर 2 के IR में भी, लेकिन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में भी अच्छे से लिंक हो जाएगा ये. Then comes India's diplomacy is measured not mute. ये एडिटोरियल बेस्ड आर्टिकल जो है बात करता है इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में कैसे स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दिखाता है बिना अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज किए. Then this will be again related to international relations and ethics. एथिक्स में क्या होगा, डिप्लोमेसी के बारे में अगर आप बात करोगे then you can cite this article. तो ये आज की 4 हेडलाइंस हर एक टॉपिक में हम करेंगे ब्रेक डाउन विथ फुल क्लैरिटी. जानने की कोशिश करेंगे उसके बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट एंड क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड डेफिनेटली फ्यूचर इम्प्लीकेशंस भी. So let's begin with the first headline, India's pitch for global south at BRICS summit. So let's start. तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ, जो है India's pitch for global south and BRICS summit. यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, वो उन्होंने एड्रेस किया ब्रिक्स 2025 समिट इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, एंड उन्होंने कहा कि डेवलपिंग नेशंस यानी ग्लोबल साउथ के लिए एक जबरदस्त पिच रखी गई. ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल था कि इंडिया चाहता है कि पूरी दुनिया के जो डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म्स में डेवलपिंग कंट्रीज का रोल जो है बहुत स्ट्रांग हो जाए. ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एंड ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. What you have to take a note of this in the article is ये जो ग्रेटर रोल होता है फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड्स में, तो पीएम मोदी ने कहा ये कि डेवलपिंग कंट्रीज को वॉइस और वोट दोनों मिलने चाहिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में, चाहे वो यूएन हो या आईएमएफ हो एक्सेट्रा. उन्होंने हाईलाइट किया कि ग्लोबल साउथ को एक बस पॉलिसी फॉलोवर नहीं, पॉलिसी शेपर बनना होगा. Then when we talk about reforms of multilateral institutions, तो उन्होंने कहा कि अब ये जो यूनाइटेड नेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस आउटडेटेड हो चुके हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल जहां पे परमानेंट मेंबर्स 1945 के स्टेटस क्वो के बेसिस पे बैठे हैं, मोदी जी ने वहां पे वो भी बताया कि यूएन रिफॉर्म्स को बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट किया जाए. व्हेन फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे ले सकते हो, इंडिया का जो डिमांड है फॉर परमानेंट सीट इन यूएनएससी, ये इसी नैरेटिव का एक पार्ट बन सकता है. देन व्हेन इट कम्स टू सीसीआईटी, उन्होंने ये बोला कि उनको एक पुश करने की जरूरत है, मतलब एंटी टेररिज्म पुश की जरूरत है. पीएम ने अर्ज किया कि कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को जल्दी फाइनलाइज किया जाए, जिसे इंडिया ने 1996 में यूएन में इंट्रोड्यूस किया था. ये जो कन्वेंशन है क्लियरली डिफाइन करता है कि टेररिज्म और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को ना एक स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है. फिर क्या, उन्होंने टेरर अटैक को कंडेम किया. इंडिया ने फाल्गम टेरर अटैक का जो है उनकी निंदा की और कहा कि टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड ग्लोबल स्टैंड हमें लेना पड़ेगा. ब्रिक्स का एक्सपेंशन जो है इंडोनेशिया को वेलकम किया उन्होंने. इंडिया ने ब्रिक्स को एक्सपैंड करने का आइडिया सपोर्ट किया है, एंड स्पेशली टू इंक्लूड कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया. तो ये ग्लोबल साउथ के साथ सॉलिडारिटी का जो ना एक बहुत ही डिप्लोमेटिक सिग्नल है, अच्छा पॉजिटिव वाला. हमारे लिए ये एग्जाम में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा जो रोल है इंडिया का इन शेपिंग द मल्टीलैटरलिज्म,
उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन लाइक दिस इन मेंस। ब्रिक्स क्या करता है, वो एक्ट करता है ऑल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर्स टू G7 जैसे इनिशिएटिव्स को। तो ब्रिक्स का एक्सपांशन या CCIT का जो फाइनलाइजेशन को पुश करना हुआ, तो वो क्या कर रहा है, इंडिया का नॉर्म सेटिंग कर रहा है, वो डिफाइन करेगा इंडिया का पावर इस सब इनिशिएटिव से। तो हम इन शॉर्ट व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज इंडिया का जो ब्रिक्स 2025 समिट में पार्टिसिपेशन था, वो कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता था, रेजिस्टेंस टू टेररिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था। एक तरफ इंडिया ने मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स की बात की और दूसरी तरफ टेररिज्म के खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस उठाई। एंड थर्ड, ग्लोबल साउथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिच बनकर ब्रिक्स को इंक्लूसिव बनाने का प्रपोजल दिया। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि मोदी जी ने ब्रिक्स समिट में क्या क्या बोला था। अब जरूरी क्या हो जाता है, एक थोड़ा सा इवोल्यूशन जानते हैं ब्रिक्स का। ये सिर्फ एक ग्रुपिंग नहीं है, हमारे लिए या कई देशों के लिए एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेस्टर्न डोमिनेंस है इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग, यू कैन से। अगर हम टाइमलाइन के फॉर्मेट में जानेंगे ये स्टोरी ऑफ ब्रिक्स, ये जो ब्रिक टर्म है वो दिया गया था गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट ने, जिम ओ'नील ने। उनका कहना था कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज फ्यूचर में ग्लोबल ग्रोथ के मेजर ड्राइवर्स बनेंगे। सो दिस इज हाउ। अब ये जो यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखोगे ना, जो ब्रिक होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कॉन्सेप्ट बिफोर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के थीम से भी रेलेवेंट हो जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। जो ओके, तो 2009 में क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्मल ब्रिक समिट हुआ रशिया के येकाटेरिनबर्ग में। 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया ब्रिक्स को और वो बन गया ब्रिक्स। पहले इट वाज BRIC। अफ्रीका के इंक्लूजन से ग्रुपिंग और जियोग्राफिकली डाइवर्स बन गया यहाँ पे। 2024 में जो रिसेंट डेवलपमेंट पे हमने बात की लास्ट स्लाइड में भी, इंडोनेशिया को भी फुल मेंबर बनाया गया। और ये जो कुछ कंट्रीज है, बेलारूस, नाइजीरिया, वियतनाम, क्यूबा जैसे कंट्रीज को हमने पार्टनर कंट्रीज का स्टेटस दिया। तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ब्रिक्स अब सिर्फ 5 कंट्री का ग्रुप नहीं है बल्कि पैन ग्लोबल साउथ वॉइस बन चुका है। अब इसका अगर आप ऑब्जेक्टिव भी देखोगे तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक से फॉर्म किया गया था, ग्लोबल गवर्नेंस को डेमोक्रेटाइज करने के लिए। ये जो वेस्टर्न डोमिनेटेड G7 के सामने एक ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क क्रिएट करना, जहां पे ग्लोबल साउथ के नेशन को रिप्रेजेंटेशन मिले। इंडिया और ब्राजील ने इसमें लीड रोल प्ले किया है एज अ फाउंडिंग वॉइसेस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो इफ अगर आप ये हिस्ट्री भी देखोगे, इसमें कुछ एडिशंस है, कैसे वो फॉर्म हुआ, फिर कौन से कंट्रीज को पार्टनर स्टेट्स की स्टेटस मिला, एक्सेट्रा वी हैव लर्नड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशंस कौन से हुए थे एक्सेट्रा, तो दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड। और मेंस में हम हमेशा एक ऐसा एंगल लेके चलते हैं जैसे कि मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स या डी डॉलराइजेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, तो ब्रिक्स आप उसमें लिख सकते हो। तो बिफोर मूविंग अहेड, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग देना चाहती हूँ जो ब्रिक्स समिट के कॉन्टेक्स्ट में बार बार न्यूज में आते रहते हैं। सो यू हैव टू हैव अ क्लैरिटी ऑफ दैट। तो आपको कोई अगर प्रीलिम्स में कोई ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लेंगे तो उनको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो ये जो ब्रिक्स है, द ब्लॉक, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, जैसे कि हमने अभी देखा उसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन भी, कि कैसे 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था। अब ब्रिक्स का मेन जो है एजेंडा क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स एजेंडा है उनका। मल्टीपोलर वर्ल्ड को प्रमोट करना या फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेररिज्म के खिलाफ एक ग्लोबल एक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे याद ये रखने चाहिए आपको कि ब्रिक्स जो है का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। इट वर्क्स थ्रू कंसेंसस एंड रोटेशनल प्रेसिडेंसी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये एक सॉफ्ट पावर बेस्ड कोalition है जो हार्ड मिलिट्री अलायंस नहीं है। When it comes to global south, ये आइडिया क्या है इसका,
इट्स अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। इसमें वो कंट्रीज आते हैं जो हिस्टोरिकली कॉलोनियल रूल का पार्ट रहे हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशिनिया एक्सेट्रा। इनका कॉमन चैलेंज क्या था? इनको अंडर रिप्रेजेंटेशन मिला है हमेशा ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में। डेवलपमेंटल स्ट्रगल्स फेस किए इन लोगों ने। डिमांड फॉर फेयर ग्लोबल गवर्नेंस। इंडिया खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसे ब्रिक्स, G20, ये सारे समिट्स के द्वारा। अब यहाँ पे प्रीलिम्स का एक ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। ग्लोबल साउथ जो है, इट इज नॉट इक्वल टू सदर्न हेमिस्फीयर, अंडरस्टैंड दैट। देन मूविंग ऑन टू कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ये इंडिया ने यूएन में 1996 में प्रपोज किया था। मोटिव क्या था इसका? एक क्लियरली डिफाइन करो कि टेररिज्म क्या होता है, टेररिस्ट ग्रुप को सेफ हैवन्स, फंडिंग और पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन से बचाया जाए, एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को टैकल किया जाए। लेकिन अब तक ये कन्वेंशन अडॉप्ट नहीं हो पाया है, मेनली ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। ये इंडिया के ग्लोबल लीडरशिप एस्पायरेशन और एंटी टेररिज्म स्टांस का जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। whenever you are writing an means answer, कहीं पे इंटरनल सिक्योरिटी या GS2 में कोई थीम से रिलेटेड हो जाएगा तो आप ये कन्वेंशन का मेंशन कर सकते हैं। ये जो 3 टर्म्स हमने देखे, ये आपको मेमोराइज नहीं करने हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ये क्या करते हैं, जब भी आप इसको आपके आंसर्स में लिखोगे तो वो एनरिच करेगा आपके आंसर्स को। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टर्म्स। लेट्स मूव अहेड। अब ये जो ब्रिक्स समिट हुआ, let's try and understand the importance of it, especially इंडिया के लिए कैसे, पूरी ग्लोबल साउथ के लिए भी कैसे इंपॉर्टेंट है। आज का समय ऐसा है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो है, मतलब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, वो 1945 से बने हुए रूल्स के हिसाब से चलते आ रहे हैं, और इसी आउटडेटेड सिस्टम को चैलेंज करता है ये ब्रिक्स। रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। मोदी जी ने कैसे हाईलाइट किया कि दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन अब भी उन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में अंडर रिप्रेजेंटेड है जो 20th सेंचुरी में बनाए गए थे। यूएन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब वेस्ट डोमिनेटेड है, एंड इंडिया ने यूएनएससी रिफॉर्म्स की डिमांड दोबारा उठाई है और बोला कि इंडिया और ब्राजील को भी परमानेंट मेंबरशिप यहाँ पे मिलनी चाहिए। ये स्टेटमेंट इंडिया के नॉर्म मेकिंग लीडरशिप रोल को बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। When it comes to expanding the BRICS, तो बहुत सारे स्टेट्स, नेशंस को जो है, इंडोनेशिया को फुल मेंबरशिप बनाया। बेलारूस ने नाइजीरिया, वियतनाम जैसे कंट्रीज को पार्टनर कंट्रीज का स्टेटस दिया। अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ये बहुत अच्छे से इवॉल्व हो रहा है। अब ये बस 5 कंट्रीज तक नहीं सीमित रहा, ग्लोबल साउथ का एक रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक बन रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो विजन ग्राउंड रियलिटी में बदलना, इसी को वी कैन कंसिडर। काउंटर टेररिज्म को प्रायोरिटी रखता है ये, क्योंकि समिट ने जो जॉइंट डिक्लेरेशन दिया उसमें फलगम टेरर अटैक की डायरेक्ट कंडेमनेशन की, और ये क्लियरली इंडिया के स्टैंड को इको करता है, स्पेशली द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब हमारे लिए ये सिग्निफिकेंस का जो फ्रेमवर्क हमने यहाँ पे देखा, तो उसमें व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज इंडिया का जो सॉफ्ट पावर रोल हो रहा है वो और स्ट्रेंथन होता जा रहा है विद इनिशिएटिव लाइक दिस। और ये जो CCIT का प्रपोजल हमने देखा, वो क्या करेगा, वो स्ट्रेंथन करेगा डिप्लोमेटिक लेवरेजेस अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर। तो पाकिस्तान का इशू भी हम इनडायरेक्टली यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये समिट नहीं है, ये इंडिया का स्टेटमेंट है टू द वर्ल्ड कि जो लाना चाहता है रिफॉर्म्स इन ग्लोबल गवर्नेंस, एंड ये जो इमर्जिंग पावर्स हैं इंडिया जैसे, ब्राजील जैसे, उनको रिकग्निशन मिलना कितना जरूरी है, ये हाईलाइट किया ब्रिक्स समिट ने। So let's move towards our next important topic. ये एक important environment linked controversy की तरफ है। ये जो 72,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो रही है, जहां पे EIA ने एक रिपोर्ट के द्वारा कुछ क्वेश्चंस हाईलाइट किए हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि रिपोर्ट ये बोलता है कि ये जो हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जैसे इंसिडेंट्स हुए हैं, स्पेशली 2004 में जो सुनामी आया था,
उनके जैसे सिनेरियोज को बहुत लाइटली लिया गया है डिस्पाइट द कॉन्ट्ररी साइंटिफिक वार्निंग्स। यानी साइट स्पेसिफिक सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी को सही से कंसिडर उन्होंने नहीं किया गया। अब ये हमारे लिए कंसर्न क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, अब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का एक फेल्योर जैसे बन जाएगा ये। एंड अगर हम साइंटिफिक वार्निंग्स को ऐसे इग्नोर करेंगे तो वो रिस्क बढ़ता जाएगा। एंड इकोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट का ये क्लासिक एग्जांपल है। ऐसे कोस्टल और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स में अगर एक्यूरेट रिस्क असेसमेंट नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मतलब लॉन्ग टर्म डिजास्टर को इनवाइट करना हो गया। अब ये यूपीएससी के कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट या फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, वो सारा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स बिफोर एग्जीक्यूशन को असेस करता है एक्चुअली। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी है, वो क्या करता है, वो मैंडेट करता है रिस्क बेस्ड प्लानिंग, ये सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स होते हैं उनके चलते हैं। तो इकोलॉजिकली रिच बट सिस्टमिकली फ्रेजाइल निकोबार को जो है रिस्क इन्फॉर्म डेवलपमेंट चाहिए, नॉट जस्ट फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। अब ये जो एनवायरमेंटल एथिक्स में भी आपको ये रिलेट हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फर्दर कि उसमें आर्टिकल में और क्या क्या चीजें हैं, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गई है कि ये है। तो एक थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये जो GNIP है, ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसका एक्चुअल डिजाइन है क्या और क्यों इस प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर कहा जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ये कैसे एक पार्ट ऑफ इंडियाज लार्जर एक्टिस या मैरीटाइम सिक्योरिटी विजन को कैसे पुश मिलता है इस प्रोजेक्ट से, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये जो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, सबसे पहला कंपोनेंट है एक मेगा कंटेनर टर्मिनल, जिसे डिजाइन किया गया है टू हैंडल लार्ज वेसल्स। इससे इंडिया की जो मैरीटाइम कैपेबिलिटीज है और शिपिंग कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज होगी, स्पेशली एज एन ऑल्टरनेटिव टू सिंगापुर एंड कोलंबो पोर्ट्स। स्ट्रेटेजिक पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये पोर्ट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बिल्कुल पास होगा, जो दुनिया का बिजिएस्ट सी लेन्स में से एक है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू एयरपोर्ट भी देखा जहाँ पे बिल्ड होगा इसमें, ये क्या करेगा, इट विल बूस्ट द कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट हो जाएगी, और रिमोट निकोबार रीजन का इंटीग्रेशन जो है मेनलैंड इंडिया से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता मिलेगा हमें। टाउनशिप डेवलपमेंट भी उसमें है, यहाँ पे वो प्लान है अर्बन टाउनशिप को 4 लाख पीपल मतलब उनके हिसाब से बनाया जाए, और जो रेसिडेंशियल तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 4 लाख पीपल विद रेसिडेंशियल और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे दोनों इंक्लूड रहेगा ऐसे सारे फैसिलिटीज। अब इस रीजनल माइग्रेशन जो है इससे बढ़ जाएगा और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट मॉडल भी एक रेडी हो जाएगा। पावर प्लांट की भी बात हुई, जहां पे ग्रीन प्लस गैस यानी कि GNIP में जो एक अराउंड 450 मेगावाट्स गैस एंड सोलर पावर प्लांट भी होगा। ये पावर प्लांट सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें याद रखनी है यहाँ पे, कैसे ये जो प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और क्लीन एनर्जी पे डिपेंड करता है, एंड इट बिकम्स एनवायरमेंटली वेरी इंपॉर्टेंट। GNIP जो है इंडिया का एक विजन है ऑफ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट इनटू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, बट यहाँ पे हम सिस्टमिक डिनाइल पे नहीं उसको रख सकते हैं। वी नीड द प्रॉपर रिस्क असेसमेंट डन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये जो EIA का रिपोर्ट है उसमें साइंटिफिक कंसर्न्स क्या है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड, और लीगल मतलब दोनों एंगल्स कैसे क्रिटिकल है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे ये जो फ्लॉड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है ऑफ द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इस स्लाइड में हम यहाँ पे देखेंगे 3 मेजर कंसर्न्स जो हैं। फर्स्ट इज साइंटिफिक डिस्प्यूट क्या है, IIT स्टडी जो है मिस इंटरप्रेट की गई, मतलब ये रिपोर्ट्स बेस करती है कि 2019 के IIT कानपुर स्टडी पर, जिसमें मेगा अर्थक्वेक के होने की पॉसिबिलिटी लो बताई गई थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अर्थक्वेक्स का नेचर जो होता है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। इवन द सेम स्टडी के ऑथर जो है प्रोफेसर जावेद मलिक ने बोला कि अनसर्टेनिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने और एक प्रोफेसर है राजेंद्र जी ने, उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया।
अब हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो कॉशन के साथ इंटरप्रेट किया गया है, नॉट विद कन्वीनियंस। आगे जाके सेकंड है मिसिंग साइट स्पेसिफिक स्टडी, मतलब कि सबसे बड़ी यहाँ पे गलती ये थी कि निकोबार आइलैंड पर कोई डेडिकेटेड सिस्मिक सर्वे हुआ ही नहीं। आईआईटी जो है का सेडिमेंट डेटा क्लियरली शो करता है कि पिछले 8000 ईयर्स में जो है 7 सुनामी इवेंट्स हो चुके हैं इस रीजन में, और ये बात ईआईए के रिपोर्ट्स में मेंशन भी नहीं की गई है। तो इसका मतलब क्या है, पॉलिसी बना रहे हैं हो बिना सॉलिड लोकल डेटा के, विच इज वेरी रिस्की एंड वेरी इररिस्पॉन्सिबल। What it does is it violation of precautionary principle. Environmental जो उनके जो लॉ होते हैं उनमें एक बेसिक प्रिंसिपल होता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ये कहता है कि जब साइंटिफिक सर्टेनिटी ना हो तो तभी भी अगर पोटेंशियल डैमेज बन सकता है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, बट यहाँ पे ईआई ने क्या किया, उसको इग्नोर किया। It ignored due to the uncertainty, which is very much a clear violation of this principle. सुप्रीम कोर्ट ने भी मल्टीपल जजमेंट्स में हमेशा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया है, इंक्लूडिंग इन वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम केस जो हुआ था उसमें भी। तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि क्या कंसर्न्स थे। अगर आपको आंसर भी फ्रेमवर्क में मेंशन करना है ये वाला, तो एनवायरमेंटल गवर्नेंस मस्ट बी गाइडेड, वो एक बायस्ड नहीं होना चाहिए, है ना, बाय ऑप्टिमिज्म। वी हैव टू कंसिडर साइंटिफिक ड्यू डिलिजेंस एंड लीगल कॉशंस व्हेन वी आर डूइंग समथिंग लाइक दिस। आपको ये एंगल से आप आंसर फ्रेम कर सकते हो। ओके, सो कोर साइंटिफिक कंसर्न पर बात की हमने। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सिस्मिक वल्नरेबिलिटी की भी बात करते हैं। ये जानते हैं कि ये जीएनआईपी जैसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा कॉशन क्यों जरूरी है। 2004 में जो अर्थक्वेक हुआ था, ये बहुत ही एक हिस्टोरिक वार्निंग थी हमारे लिए। 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था वहां पे। इसने ट्रिगर किया था इंडियन ओशन सुनामी को, जिसने पूरा साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया हिला दिया था। ओवर 2.3 लाख लोगों की जान गई, इंक्लूडिंग अप्रोक्सीमेटली 10,000 इंडियंस, मोस्टली फ्रॉम निकोबार एंड तमिलनाडु के कोस्ट से। ये एक रिमाइंडर है कोस्टल जोन्स में नेचुरल डिजास्टर के इफेक्ट्स मैसिव और मल्टी कंट्री स्पेस स्केल पर होते हैं। सिस्मिक जोन की भी बात करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड फॉल अंडर सिस्मिक जोन वी, व्हिच इज द हाईएस्ट अर्थक्वेक रिस्क जोन इन इंडिया। हमारे लिए प्रीलिम्स फैक्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के 5 सिस्मिक जोन में जोन वी सबसे ज्यादा एक्टिव जोन माना जाता है। ये जोन प्लेट बाउंड्री, सबडक्शन जोन्स और फॉल्ट लाइंस के करीब होते हैं। आई होप यू नो दिस टर्म्स इन ज्योग्राफी। तो आईआईटी के जो स्टडी हुए थे उन्होंने जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में भी ये बात आगे की थी कि ये 8000 ईयर्स में पिछले 7 बार ऐसे इवेंट्स आ चुके हैं। तो it becomes a very risk prone area. This is what the study says. अब ये जो इवेंट्स की बात हो रही है ये रीजन में, इनको हम डिनाई नहीं, अवॉइड नहीं कर सकते, बल्कि हुआ क्या, ये ईआईए रिपोर्ट्स में कंप्लीटली मिस्ड थे, मेंशन भी नहीं था उनका। ये ओमिशन क्या है, बस एक केयरलेस नहीं है बल्कि एक पोटेंशियल डेंजर है हमारे लिए, कंट्रीज के लिए। तो strategic infrastructure should stand on geological facts as well. कुछ uncertainty के basis पे we can't decide on something. So this becomes a very important topic with respect to how the scientific concern जो है should be considered when we are planning the execution of the project. Scientific risk mapping भी जरूरी होती है. This is what the article says. So let's move towards एक ऐसे इशू पे जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्लानर्स के लिए नाइटमेयर सिनेरियो बन चुका है, द इंक्रीजिंग बैटलफील्ड कॉलिशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। ये जो रिसेंट ट्रिगर है ऑपरेशन सिंदूर जो जुलाई में हुआ था, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. सिंह ने रिसेंटली वार्न किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने डायरेक्ट बैटलफील्ड सपोर्ट दिया है पाकिस्तान को। ये एक नया थ्रेट पैराडिग्म क्रिएट होता है जिसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये एक वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर है, यानी जियोग्राफिकली अलग अलग फ्रंट्स पर
लेकिन कोऑर्डिनेटेड थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान एट द सेम टाइम। हमारे लिए ये डेंजरस क्यों है? इंडिया अब फेस करता है साइमल्टेनियस कन्वेंशनल थ्रेट्स फ्रॉम वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न बॉर्डर्स। हाइब्रिड वॉरफेयर की भी बात करें तो साइबर, डिसइंफॉर्मेशन, प्रॉक्सीज एक्सेट्रा बहुत किए गए। ये टू फ्रंट वॉर नहीं है, बल्कि एक मल्टी क्या बोल सकते हैं, एक बहुत ही कोलूसिव वन फ्रंट वॉर बन गया है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस भी अगर यहाँ पे की गई है ये आर्टिकल में, कि फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना अशोक कांथा जी ने कहा कि आर्टिकल में 3 की लेयर्स हाईलाइट किए हैं ये वाले। टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन की बात की, जहां पे ज्वाइंट बैटलफील्ड प्रेप किया गया, आर्म्स एंड ड्रोन शेयरिंग की गई। डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस यानी कि यूएन में इंडिया के खिलाफ नैरेटिव सेट करना दोनों नेशंस ने काफी अच्छे से किया है। And if we come to long-term strategic aim उनका, keeping India geopolitically boxed in, especially in Indo-Pacific area, this has been the aim of China and Pakistan's partnership. इस इश्यू को हमें GS2 और GS3 दोनों के थीम्स के साथ रिलेट करना है। मतलब कि अगर हम कभी भी इंडिया के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के बारे में बात करेंगे तो हमें भी वो उसको इवॉल्व करना होगा टू टैकल द टू फ्रंट डिफेंस, है ना, एंड टू वन फ्रंट पोल्यूशन कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी को डेवलप करना पड़ेगा। You can mention these kind of words or this kind of sentences in your answers that will give a very nice edge to your answer. किसी भी geopolitical collusion के बारे में बात करने से पहले we need to understand कि उनका evolution कैसे हुआ, कैसे पाकिस्तान और चाइना का जो strategic nexus है फॉर्म हुआ। We'll try and understand. ये जो 1965 का वॉर हुआ था, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1965 का वॉर हुआ, तो चाइना ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक बैकिंग दी, स्पेशली इन द यूएन एंड इंटरनेशनल फोरम्स। अब ये क्या था? एक सिग्नल था। चाइना पाकिस्तान को साउथ एशिया में एक स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट बना रहा था उस टाइम पे। 1971 में भी इनडायरेक्ट सपोर्ट मिला। इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट किया, लेकिन चाइना ने अगेन पाकिस्तान के स्टैंड को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया और इंडिया के एक्शन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। अब 1971 के बाद भी चाइना पाकिस्तान एक्सेस वीक नहीं हुआ है, इट्स ओनली बिकम द सटलर, है ना। 1990s में भी मिसाइल एंड न्यूक्लियर ट्रांसफर्स की भी बात हुई थी, ये सबसे डेंजरस फेज था। चाइना ने क्या किया? M1 मिसाइल्स और न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिजाइन पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिए। इस स्टेप ने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट बना दिया, डायरेक्टली इंपैक्टिंग इंडिया सिक्योरिटी कैल्कुलस। अब 1999 की जो कारगिल वॉर थी, इवन ड्यूरिंग कारगिल कॉन्फ्लिक्ट चाइना ने पाकिस्तान के एक्शंस को पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं किया। उनका स्टांस न्यूट्रल दिख रहा था, लेकिन स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मतलब क्या होता है? इज इट नॉट इनडायरेक्ट एंडोर्समेंट? तो पोस्ट 2017 के बाद डोकलाम, गलवान, ये आफ्टर ऑल दिस चाइना पाकिस्तान के टैक्टिकल सिस्टम्स का कोऑर्डिनेशन और डीपन होता जा रहा है। चाहे वो जॉइंट ट्रेनिंग हो, सैटेलाइट शेयरिंग की बात हो, या कोई मिलिट्री लॉजिस्टिक पे मिल के काम करना हो, SPEC जैसे डुअल यूज हो, जो मतलब उनके इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर बना रहे हैं, वो ड्यूअल यूज के लिए यूज कर रहे हैं। ये पोल्यूशन अब सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं रहा, मिलिट्री ऑपरेशनल लेवल तक जा चुका है। तो इसे हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो नेक्सस है, it is not a tactical marriage of convenience but a strategic partnership of convergence जो ड्रिवन है shared insecurity about India's rising power. So let's try and understand एक टर्म ऐसा जो आजकल इंडिया के स्ट्रेटेजिक सर्कल में फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलता है, वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। अब इसका मतलब क्या है और इसमें क्या डेंजर छुपा है इंडिया के लिए? विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पहले हम सोचते थे टू फ्रंट वॉर, चाइना और पाकिस्तान दोनों अलग अलग फ्रंट्स पर हमें लड़ना पड़ेगा, लेकिन अब एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक सिंगल एक्टिव फ्रंट प्लस वन पैसिव एनेबलर के वॉर मॉडल बनता जा रहा है। पाकिस्तान जो है फाइट्स डायरेक्टली और चाइना देता है उनको एक सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट, सर्वेलेंस सपोर्ट एक्सेट्रा। उनको साइबर ऑपरेशंस में मदद करता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स में मदद करता है, लॉजिस्टिक एंड सैटेलाइट कवरेज में मदद करता है, लेकिन खुद एक्टिवली एंगेज नहीं होता। इससे जो है चाइना का पॉलिटिकल रिस्क जो है
कम हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान का अटैक कैपेबिलिटी जो है डेंजरस लेवल तक बढ़ जाएगा। अगर हम टैक्टिकल इंटीग्रेशन की भी बात करेंगे तो इस सिनेरियो में आप देखोगे चाइनीज ओरिजिन आईएसआर प्लेटफॉर्म जैसे यूएवीज को देखना, या फिर J-10C जैसे फाइटर जो होते हैं जेट्स, और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है पाकिस्तान यूज कर रहा है। चाइना पाकिस्तान सैटेलाइट कोऑर्डिनेशन होता हुआ हमें दिखा। जॉइंट साइबर अटैक्स और डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा कैंपेन्स भी चल रहे थे, यानी कि बैटलफील्ड भी लिंक्ड है एंड डिजिटल डोमेन भी दोनों साथ में मिलकर चला रहे हैं। इंडिया का जो फ्यूचर डिफेंस प्लानिंग है वो हमें बहुत ही मतलब टेरिटोरियल डिफेंस बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि एक टेक्नो स्ट्रेटेजिक कंटेनमेंट होना चाहिए ये थ्रेट्स को हैंडल करने के लिए, वी कैन से। यहाँ हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो चाइना और पाकिस्तान का कोलिशन है सिर्फ एक पास्ट या फ्यूचर थ्रेट नहीं है, ये एक ऑन गोइंग रियल टाइम सिक्योरिटी चैलेंज है जो इंडिया को 24/7 अलर्ट रहना रखता है। तो हमने क्या देखा है, पहले हम सोचते थे कि चाइना पाकिस्तान थ्रेट दो अलग अलग फ्रंट्स पर होंगे, लेकिन आज हम हाइब्रिड मॉडल देख रहे हैं। पाकिस्तान एग्जीक्यूट्स काइनेटिक एक्शंस और चाइना प्रोवाइड करता है रियल टाइम एनेबलिंग सपोर्ट साइबर में, आईएसआर एक्सेट्रा में। ये सिचुएशन बनाता है एक परसिस्टेंट थ्रेट एनवायरनमेंट जिसमें वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होगा, डिजिटल और साइकोलॉजिकल स्पेसेस में भी होगा। When it comes to conventional plus psychological front, तो साइबर अटैक्स, डिसइंफॉर्मेशन, मीडिया मैनिपुलेशन जैसे कामों को काम का क्या करता है, वो साइकोलॉजिकल फ्रंट प्रिपेयर करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक फेक न्यूज कैंपेन चला गया था एग्जैगरेटिंग इंडियन लॉसेस। इससे पब्लिक मोराल जो है डाउन होगा, इंटरनेशनल परसेप्शन बदलेगी, डिप्लोमेटिक स्पेस जो है इंडिया के लिए उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये हाइब्रिड वॉर का असली डेंजर है, that is fights not just on battlefield but in people's mind as well। हम मिलिट्री डॉक्ट्रिन चैलेंज की बात करेंगे तो हमारा जो डॉक्ट्रिन है, एक एग्जिस्टिंग डिफेंस पोस्चर है, वो है टेरिटोरियल एंड कन्वेंशनल सेंटर्ड। लेकिन आज जरूरत क्या है, आज जरूरत है मल्टी डोमेन या जॉइंट कमांड मॉडल की। जो हम न्यूक्लियर सिग्नलिंग की बात करते हैं या साइबर थ्रेट कंटेनमेंट की बात करते हैं या फिर इंटीग्रेटेड वार्निंग सिस्टम्स की भी बात कर रहे हैं, इन सबको इंडिया को अर्जेंटली रिव्यू करना पड़ेगा। डिफेंस के जो प्रोक्योरमेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। इन कोलोसिव थ्रेट सिनेरियोज के अगेंस्ट ये हमारे जो डिफेंस के प्रोक्योरमेंट्स हैं वो बहुत, ये जो बजट है बहुत कम है। गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, यूएवीज हो गए या इंटीग्रेटेड बैटल प्लेटफॉर्म्स हो गए या कुछ साइबर शील्ड्स बनाना, ये सब फ्यूचर वॉर के लिए मस्ट हैव्स हैं, ये लक्ष्य नहीं है। तो इन कोलोसिव थ्रेट्स के लैंडस्केप्स को और नेशनल सिक्योरिटी को मेजर करने के लिए हमारे लिए बॉर्डर को स्ट्रेंथन करना काफी नहीं है, हमें एक साइकोलॉजिकल डिफेंस भी रेडी करना होगा। सो इस सेशन को हम खत्म करेंगे एक पावरफुल मैसेज के साथ। हमारा अगला टॉपिक, इंडिया डिप्लोमेसी में बी क्वाइट बट इट इज नेवर एब्सेंट। ये जो इट इज मेजर्ड, इट इज स्ट्रेटेजिक एंड डीपली ह्यूमेन। जून 30 को जो है इजराइल, ये जो इंसिडेंट हुआ था ईरान इजराइल टेंशन, वहां पे क्या हुआ, इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया ईरान के टारगेट्स पर, लीडिंग टू शार्प रीजनल एस्केलेशन। अब इसमें इंडिया का जो रिस्पॉन्स था वो क्या था, वो बहुत ही कॉशियस था। मतलब कि नो अग्रेसिव स्टेटमेंट्स फ्रॉम इंडिया, no emotional alignments from us. Instead, India chose restraint, calm and humanitarian focus. ये डिप्लोमेटिक का वो वर्जन है जो स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी दिखाता है, नॉट नॉइज बट नुआंसेस। ऑपरेशन सिंदूर की भी जब बात करें, सिटीजन सेंट्रिक डिप्लोमेसी देखी गई। इस वक्त इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंधु, जिसमें इंडियन सिटीजन्स को इजराइल और ईरान से इवैक्यूएट किया गया। ये रीइंफोर्स करता है कि एक बहुत ही क्लियर मैसेज करता है कि इंडियाज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स पीपल, नो वाटर व्हाटएवर द ग्लोबल फायरवर्क्स आर हैपनिंग। स्ट्रेटेजिक टेक अवे क्या है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, द आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है कि इंडिया इज प्रैक्टिसिंग स्ट्रेटेजिक साइलेंस नॉट स्ट्रेटेजिक एब्सेंस। India is not aligned blindly with West or East. It is pursuing issue-based engagement and asserting sovereign autonomy in global affairs.
यही बनाता है इंडिया को एक मैच्योर जियोपॉलिटिकल एक्टर जिसकी आवाज सॉफ्ट है लेकिन प्रेजेंस बहुत सॉलिड है। इंडिया का जो साइलेंस है हमें वीकनेस के तौर पे नहीं बल्कि इट इज अ साउंड ऑफ अ कैलकुलेटेड रिस्ट्रेंट। तो वी कैन यूज सच काइंड ऑफ इंडिया स्टांस ये दर्शाने के लिए कि हमारा ग्लोबल फ्रंट पे कैसा रोल होता है। आज के सेशन में हमने बहुत सारी चीजें देखी जिसमें हमने इंडिया का ग्लोबल फोरम्स में रोल देखा, भले ही वो असर्टिव पिच हो ब्रिक्स समिट में या फिर जीएनआईपी का इकोलॉजिकल डायलेमा हो, या हमने देखा कि कैसे एक इंडिया की डिप्लोमेसी का अप्रोच जो है कितना रिस्पॉन्सिबल बनता जा रहा है। तो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इंडिया का डिप्लोमेटिक अप्रोच एक्चुअली है क्या, उसको थोड़ा सा मीनिंगफुल इंसाइट्स के साथ समझते हैं। ये जो स्ट्रेटेजिक साइलेंस है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसका आंसर है। What it says is a powerful tool कहलाया जाता है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अक्सर डिप्लोमेसी में साइलेंस को वीकनेस समझा जाता है, लेकिन इंडिया के लिए ये एक डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी है जिसमें हम ग्लोबल क्राइसिस पर जल्दबाजी से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ना कोई कैंप का प्रेशर होता है, ना किसी आइडियोलॉजी में स्वे होके कोई डिसीजन करते हैं। बस हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर काम मेजर्ड रिस्पॉन्स देते हैं। ये जो एक्टिव सेल्फ रिस्ट्रेंट का एग्जाम्पल हो सकता है। इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये जो है ये पिलर है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का। इसी इसी अलायंस के साथ ड्रिवन है हमारी पॉलिसी, मतलब कि किसी भी कैंप का हिस्सा डायरेक्टली नहीं बनना चाहता है इंडिया। अपने डिसीजन जो है इंडिपेंडेंटली लेना चाहता है। When we talk about global north या global south भी, दोनों के बीच में इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए we have been following the strategies। अब इसको हम नॉन अलाइनमेंट 2.0 का मॉडर्न प्रैग्मेटिक वर्जन बोल सकते हैं। इस अप्रोच का बेनिफिट हमारे लिए क्या है? अब ये हमें बनाता है एक रिलायबल और इंडिपेंडेंट वॉइस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अभी जैसे ये जो इनिशिएटिव्स हैं, ऑपरेशन सिंधु बहुत ही सिटीजन सेंट्रिक एक्शन था। इस डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी का सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल यू कैन से, जहां पे इवैक्यूएट किया हमारे सिटीजन्स को फ्रॉम ईरान एंड इजराइल। ये इनिशिएटिव ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में 2020 के दौरान किया गया, ऑपरेशन अजय जो 2023 में इजराइल के यहाँ पे किया गया था, उसका कंटिन्यूएशन है। इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी पे जीरो कॉम्प्रोमाइज रिगार्डलेस ऑफ ग्लोबल टेंशन इज द स्टांस ऑफ इंडिया फॉरएवर। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इट्स नीदर लाउड नॉर पैसिव, इट इज वेरी प्रिसाइज, पीपल फर्स्ट एंड रूटेड इन सोवरेन मैच्योरिटी। ऑल्सो लेट्स पुट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑन वेस्ट एशिया पॉलिसी, उसकी इवोल्यूशन को समझकर। ये वो रीजन है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, लेकिन इंडिया का अप्रोच हमेशा मेजर्ड और मल्टी अलाइंड रहा है। इंडिया का जो ये बैलेंसिंग एक्ट है रीजन वाइज उसको ब्रेक करते हैं। जैसे कि अगर इजराइल में इंडिया ने क्या किया है, उनके टाइज मेजरली फोकस्ड होते हैं डिफेंस कोऑपरेशन में, टेक्नोलॉजी पार्टनर में एंड काउंटर टेररिज्म के इंटेलिजेंस शेयरिंग पे। इजराइल के साथ टाइज स्ट्रेंथन हुआ था 2017 के बाद, जहां पे मोदी जी ने विजिट करके बराक मिसाइल्स, एग्रीकल्चर टेक एक्सचेंज की बात की थी। ईरान के साथ क्या है, ये पार्टनरशिप ज्यादा एनर्जी सेंट्रिक है, ऑयल इंपोर्ट्स एक्सेट्रा। अभी जो चाबहार डेवलपमेंट किया विच लिंक्स इंडिया टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बाईपासिंग पाकिस्तान, ये सारे इनिशिएटिव्स के साथ। लेकिन अब ये जो यूएस है, यूएस सैंक्शन ने इंडिया ईरान ट्रेड को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, इसीलिए इंडिया केयरफुली कैलिब्रेटेड डिप्लोमेसी फॉलो करता है। गल्फ कंट्रीज के साथ भी है, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार जैसे कंट्रीज के साथ। इंडिया के लिए ये सारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, बिग टिकट इन्वेस्टर्स हैं, मतलब, और 80 लाख से भी ज्यादा इंडियन डायस्पोरा के एम्प्लॉयर्स हैं। गल्फ के साथ जो है हमारा रिलेशन प्योरली ट्रांजैक्शन नहीं होता, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल डेप्थ के साथ आता है। तो इंडिया का जो कोर पॉलिसी पिलर्स हैं इन वेस्ट एशिया, वी कैन से दैट इंडिया कभी भी साइड्स नहीं लेता इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इसीलिए इंडिया का अप्रोच डिफाइंड होता है नॉन अलाइनमेंट एंड मल्टीलैटरल एंगेजमेंट के साथ। एनर्जी सिक्योरिटी भी होगा एंड डायस्पोरा प्रोटेक्शन भी करेगा साथ में। बैलेंस डिप्लोमेसी विद ऑल रीजनल प्लेयर्स, यानी स्पीक एज पार्टनर मोर, प्रोटेक्ट ऑलवेज।
तो व्हाट वी कैन से इज यहाँ पे इंडिया का जो वेस्ट एशिया पॉलिसी रिफ्लेक्ट करता है एक pragmatic डिप्लोमेसी को, मैरिंग नेशनल इंटरेस्ट विद रीजनल बैलेंस वी कैन से। तो वी हैव अंडरस्टूड कैसे हमारा स्टांस रहा है डिप्लोमेसी में, लेकिन आज की ये जो वोलेटाइल वेस्ट एशिया में ये रेलेवेंट क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस कैसा है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी जो है हमारी वो प्रैग्मेटिक है, नॉट प्रोएक्टिव। इंडिया ने हमेशा अवॉइड किया है लाउड कंडेमनेशन या क्विक अलाइनमेंट्स। इंस्टेड इंडिया का अप्रोच बहुत ही ह्यूमन बेस्ड अपील्स के ऊपर बेस्ड होता है, ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच के साथ बढ़ता है एंड इशू बेस्ड न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है। ये अप्रोच दिखाता है मैच्योर स्टेटक्राफ्ट जिसमें फोकस होता है सब्सटेंस ओवर सिग्नलिंग। न्यूट्रल स्टांस ऑन इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट में ये एक एग्जांपल है, जब वेस्ट एशिया रिसेंटली फ्लेयर अप हुआ था ये दोनों नेशन के चलते, इंडिया ने किसी भी साइड मतलब घने होने से मना कर दिया। इंस्टेड इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा गाजा के सिविलियंस के लिए, जिससे इंडिया ने अपना कंसर्न दिखाया विदाउट गेटिंग पुल्ड इनटू पावर पॉलिटिक्स। इससे रीजनल क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट जो है दोनों बढ़ता है। इंडिया पाकिस्तान चाइना ये जो ट्रायंगल अलर्ट हो रहा है, इंडिया इज ऑल्सो वेरी कॉशियस ऑफ ईरान एंड चाइना पाकिस्तान एक्सिस। तो अगर वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी होगी तो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, टेरर प्रॉक्सी जो है उनको रूट मिल जाता है। ये जो इंटरनल सिक्योरिटी पे वो डायरेक्ट थ्रेट होगा हमारे लिए। सो इसीलिए स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को शिफ्ट मिल सकता है चाइना की तरफ। दैट इज व्हाई इंडिया का डिप्लोमेटिक साइलेंस जो है नेशनल सिक्योरिटी शील्ड भी एक्ट करता है। When we talk about balancing all the blocks, इंडिया ने हमेशा इसराइल और अरब कंट्रीज के बीच एक बैलेंस मेंटेन किया है। एनर्जी सिक्योरिटी हो या डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, इसराइल से डायस्पोरा प्रोटेक्शन हो, गल्फ एरियाज में, ये तीनों इंडिया के कोर नेशनल इंटरेस्ट है और डिप्लोमेसी उन्हीं पे सेंटर्ड है हमेशा के लिए। तो यहाँ पे कुछ फ्यूचर इम्प्लीकेशन जान लेते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, बाय अंडरस्टैंडिंग कि कैसे मतलब ये जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं, इनको समझते ही आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि एक विशनरी आपको एक विशनरी क्लोजर मिलेगा। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस। ये जो ग्लोबल रिस्पेक्ट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देखी हमने, आज दुनिया इंडिया को देखती है एज अ कंट्री दैट रिफ्यूजेस टू जॉइन आइडियोलॉजिकल बैंडवैगन्स। ये ब्लाइंडली प्रो वेस्ट नहीं है, सबमिसिव टू चाइना रशिया ब्लॉक भी नहीं होते हम, एंड कॉन्फिडेंटली हम रूटेड है नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट के आइडियोलॉजी में। ये इंडिया को बहुत ही क्रेडिबल बनाता है। जैसे अभी ये जो इनिशिएटिव्स हैं G20, ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ फोरम्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाएगा। इंडिया का जो न्यूट्रलिटी है वो एक फेंस सिटिंग की तरह नहीं लेना चाहिए हमें, बल्कि it is interest based independence we can say. When it comes to preserving secular and inclusive image, आज के जियोपॉलिटिक्स में रिलीजियस पोलराइजेशन बहुत कॉमन है, बट इंडिया ने ये केयरफुली अवॉइड किया ओपन अलाइनमेंट विद ज्यूइश एंड इस्लामिक ब्लॉक्स को करते हुए। ये अप्रोच प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक सोशल कोहेजन को, ग्लोबल सॉफ्ट पावर को, इमेज को प्रोटेक्ट करेगा एंड हमारी डायस्पोरा हार्मनी भी बनी रहेगी। इंडिया का जो रिस्ट्रेंट है इट बिकम्स एन इंक्लूसिविटी इन एक्शन यू कैन से। ये जो हम डिप्लोमेसी ओवर जो इसके बारे में बात करते हैं, ये इंडिया का स्टांस किसी भी इशू पे रिएक्शनरी या इमोशनल नहीं होता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी इसमें बढ़ जाएगी। हम कोई भी इशू जो होता है बहुत मेच्योरली हैंडल करते हैं। वोलेटाइल न्यूक्लियर आर्म नेबरहुड के चलते वी हैव टू बी वेरी मैच्योर इन अंडरस्टैंडिंग। तो यही डिफरेंस बनाता है एक मैच्योर पावर और अग्रेसिव पावर में, which India is trying to gain. So now let's wrap up the session today with very hard hitting takeaways जो यूपीएससी के मेंस और इंटरव्यू दोनों में आपके काम आएंगे, बल्कि एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देगी आपको इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के स्टांस को लेके। इंडिया एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ देखा हमने कैसे इंडिया एक्टिवली चैंपियन कर रहा है ग्लोबल साउथ के इश्यूज को। देन वी सॉ कि एक मॉरल एंकर जैसे बन गया है इंडिया फॉर डेवलपिंग नेशंस। When it comes to environmental governance के नीड्स को निकोबार टाइप डिजास्टर प्रोन जोन हाईलाइट करते हैं, साइंटिफिक रिगर एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग अब और ज्यादा कैसे जरूरी बन गया है।
डिजास्टर रेजिलियंस और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी दोनों में एक सिंक बना के चलना होगा। देन वी केम विद अ टैक्टिकल क्या बोलते हैं टैक्टिकल थ्रेट को समझने में, जहां पे वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर के बारे में देखा हमने, कैसे चाइना और पाकिस्तान मिलके इंडिया को कॉर्नर कर रहे हैं एंड हाउ वी हैव टू इम्प्रूव आवर मिलिट्री डॉक्ट्रिन। देन वी जो हमारे ओल्ड थ्योरी थी उसके हटकर हमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। देन वी टॉक अबाउट मेच्योरिटी इन वेस्ट एशिया डिप्लोमेसी, जहां पे इंडिया ने अपना स्टांस कैसे डिप्लोमेटिकली हैंडल किया है विद अ वेरी मैच्योर एंड मेजर अंडरस्टैंडिंग। वी सॉ दैट a silent player can still be a very decisive power, we understood with the article. बैलेंसिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं विद स्ट्रेटेजी, आज के टाइम में फॉरेन पॉलिसी सिर्फ अलाइनमेंट का गेम नहीं है ना, इट्स अबाउट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उनको अलाइन करना होगा डिप्लोमेसी के साथ एंड इंडिया इज डूइंग दैट विद वेरी मच क्रेडिबिलिटी। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी मॉडल इवॉल्व हो रहा है एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और ये रोल बनाता है उसे एक ग्लोबल वॉइस इन द चेंजिंग ऑर्डर। विद दिस सेशन, विद दिस टेकअवेज, वी एंड आवर सेशन हियर। बट आपका यूपीएससी प्रिपरेशन रुकना नहीं चाहिए। मैं हूं सुप्रिया। We shall meet again tomorrow. Till then, you all keep revising, keep focusing, and thank you for attending the session. See you. Veranda IAS, where your dream becomes reality.